नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी और उसका सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक स्कीम लॉन्च की गई, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसका काम था कि इस चीज़ पे फोकस करना कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सही हो और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गारंटीड हो। तो इसके लिए एनपीओपी को 2020 में लेके आए और इसको फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत 2001 में इसको लागू किया गया। अब जो स्टैंडर्ड और प्रोसीजर हैं वो इसलिए फॉलो किए जाते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करे, जैसे कोडेक्स और आईफॉर्म के जो सेट रूल्स हैं। और अगर इंडिया की बात करें डोमेस्टिक एग्रीकल्चर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एगमार्क के अंतर्गत इन सर्टिफिकेट को प्रोसीड करता है। तो एनपीओपी का मकसद क्या है? सबसे पहले तो ये इवेलुएट करता है कि जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया है एगमार्क और एपीडा इंडिया के अंतर्गत, और कोडेक्स और आईफॉर्म इंटरनेशनल लेवल के अंतर्गत। फिर जो सर्टिफिकेशन हुआ उनको एग्रेडेट करती है ये प्रोग्राम्स को, और उस करने के बाद ये ध्यान रखती है इस चीज़ की कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो कंफर्म करें नेशनल स्टैंडर्ड को जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए लागू किए गए। तो सारी पॉलिसी और प्रोसेस अगर वो फॉलो होती हैं तो उनको सर्टिफिकेट फैसिलिटेट किया जाता है, और जिनको सर्टिफिकेट फैसिलिटेट किया जाता है उसका फ़ायदा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक जो प्रोसेस हैं उनको एनकरेजमेंट मिले, उनको रेट अच्छा मिले, लोग उनको इजीली एक्सेप्ट करें। अब ये प्रोसेस जो सारी है वो सरकार कैसे गवर्न करती है, तो ऑपरेशन स्ट्रक्चर है इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही इसको लागू किया जाता है। और जो इसके अंदर एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनती है इन दोनों को मिला के, उसके मेंबर्स होते हैं कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट से, जिसको हम एपीडा कहते हैं, कॉफ़ी बोर्ड से, स्पाइसेस बोर्ड से, टी बोर्ड से, और गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज जो ऑर्गेनिक मूवमेंट में भाग लेती हैं उनके मेंबर इस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में होते हैं। और इस नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को गाइड करने के लिए सब कमेटीज होते हैं, जिसमें नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन पॉलिसी प्रोग्राम होता है, नेशनल इवोल्यूशन कमेटी होती है, नेशनल टेक्निकल कमेटी होती है, और ये सारे मिलके अपने जो सुझाव होते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी नैब को देते हैं, जिनका सेक्रेटरीट है एपीडा में। अब ये जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है इसका मेन काम है, जो ऊपर सबसे ऊपर दोनों मिनिस्ट्रियों में मिलाकर बनती है, कि इसको डिस्कशन करना होता है, गाइड करना होता है, पॉलिसीज बनानी होती है। जो सब कमेटीज अपॉइंट की गई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब कमेटीज हैं, और ये जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, जो नया प्रोसेस आते ही ये नई पॉलिसी आती है उसको अमेंड करने की पावर इसके पास होती है। नेशनल एक्रेडिटेशन पॉलिसी और प्रोग्राम है उनको पीरियडिकल रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये कमेटीज़ फॉर्म की जाती हैं। टेक्निकल कमेटी का काम है कि वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को समय के अनुसार, नीड के अनुसार और फॉरेन ट्रेड के हिसाब से जो अमेंडमेंट होते हैं वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए वो सजेस्ट करे। और उसके बाद इवैल्यूएशन कमेटी है जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होती है वो सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट करती है, उन प्रोग्राम को इवेल्युएट करती है, उनको डिस्कस करती है और उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। और उसके बाद जो एपीडा होती है वो सर्टिफाइंग एजेंसियों को पावर देती है कि वो सर्टिफाइड करे फार्मर्स को भी, ऑपरेटर्स को भी और प्रोसेसिंग को, जिसके कारण आगे जाके वो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट उनको मिलता है। अब बात आती है, अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन क्या होता है? सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो एजेंसी इस किसान की फार्म को सर्टिफाइड करती है, उसके मेथड को सर्टिफाइड करती है, वो उसके लिए कोड जनरेट करती है जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब सर्टिफिकेट क्या है? एक थर्ड पार्टी का रिटर्न एश्योरेंस है। वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है, प्रोसेस का हो सकता है और सर्विसेज का होता है, जो ये कंफर्म करता है कि जो प्रोड्यूस आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड को पूरा करता है। अब इस नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम की है सर्टिफिकेशन। अगर ये सर्टिफाइड नहीं है तो इसका मतलब उसको, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसको हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस नहीं कहते। अब
जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक फूड को या ऑर्गेनिक चीज़ को, ऑर्गेनिक प्रोसेस को सर्टिफाइड करती है, तो इवेल्युएट करती है प्रोड्यूसर्स को, उसकी प्रोसेस को, हैंडलर को, कि ये कंफर्म करती है कि वो सेट रूल्स हैं, प्रोसेस हैं, गाइडलाइन है, उनके द्वारा वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इसलिए जिन नियमों के अंतर्गत वो चलता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड कहते हैं। अब जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी एक्रेडिटेशन होती है। मार्च 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जब NPOP लागू किया, तो इसका एक ही काम था कि जो भी प्रोड्यूस हो जिसको सर्टिफिकेट मिल जाए कि वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हो गया, 3 साल का उसने ट्रांजिशन पीरियड पूरा कर लिया, तो वो इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा सकता है। तो वो एक्रेडिटेट होगा सरकार की तरफ से भी, हाँ भी आपका प्रोड्यूस है वो सर्टिफाइड है। और नेशनल एक्रेडिटेशन पॉलिसी और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किए थे 2001 में, उनके अंतर्गत ये प्रोड्यूस या प्रोसेस या हैंडलिंग प्रोसेस ये बिल्कुल स्टिक बैठती है। तो आप इस प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कहते हैं। अगर हमें डोमेस्टिक मार्केट में उतरना है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमारी एग मार्क थी वो करेगा, लेकिन अगर हमें प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना है तो उसको एपीडा सर्टिफाइड करेगी, तभी हम उसको बाहर भेज सकते हैं। उसके बाद अगर कि सर्टिफिकेशन होते कैसे हैं, 3 तरह के होते हैं, फॉरेन सर्टिफिकेट, को सर्टिफिकेशन और इंडिजीनियस सर्टिफिकेट। फॉरेन सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन एजेंसी हमारे यहाँ आके हमारे फील्ड्स को, प्रोसेस को सर्टिफिकेट दे, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार ट्रिप्स होती हैं उनको स्टे कराना होता है। तो ये इंडिया में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठती है, कई लाखों में बैठती है, इसलिए इंडिया में फॉरेन सर्टिफिकेट फार्मर लेवल पे नहीं होता। को सर्टिफिकेट वो होते हैं जो ये फॉरेन एजेंसीज हैं, ये अपना हेड ऑफिस इंडिया में ओपन करती हैं, और वो लोगों के लोकल लैंग्वेज को जानती है, फैमिलियर होते हैं लोकल कंडीशंस को, इंस्पेक्ट आसानी से कर सकती हैं, लेकिन वो सारी प्रोसेस हेड ऑफिस से सुपरवाइजर होगी, फॉरेन से ही होगी। तो इससे कॉस्ट जो होती है सर्टिफिकेशन की वो कम हो जाती है। इंडिजिनस सर्टिफिकेशन, इसमें क्या होगा, ये सबसे चीपेस्ट वे है सर्टिफिकेशन का, जिसकी फीस ट्रैवलिंग की, सैलरीज की कम होती है। तो ये डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छी जो सर्टिफिकेशन है वो है इंडिजिनियस सर्टिफिकेशन। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन यूनियन का, तो वहाँ के जो सर्टिफिकेट है सर्टिफाइंग बॉडी से मिलना चाहिए, और उसके ऊपर क्या वो किससे होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इंडिया में है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक पब्लिक नोटिस इशू करता है कि जिसके बिना, अगर वो हमारे पास वो पब्लिक नोटिस नहीं है तो उसके बिना कोई भी प्रोड्यूस बाहर ऑर्गेनिक लेबल के साथ सेल नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी जरूरी है, और वो DG फॉरेन ट्रेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मिलता है, जिसके कारण हम बाहर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद होगा कि स्टेप्स क्या है सर्टिफिकेशन के। सबसे पहले हमें बहुत सी एजेंसीज हैं, तो उन एजेंसियों में से एक एजेंसी को हमें चयन करना होगा। वो एजेंसी हमें इन्फॉर्मेशन देगी कि उसकी फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, इंस्पेक्शन कब करेंगे, सर्टिफिकेशन क्या है, आप अपील कैसे कर सकते हो, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ आपको वो देगा। उसके बाद में वो आपको फिल करके वो सारी की सारी एप्लीकेशन उनके ऑफिस में सबमिट करनी होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबमिट करने के बाद आपको फार्म की हिस्ट्री, फार्म का मैप, क्या क्या रिकॉर्ड आपके पास, वो सारी चीज़ें जमा करानी पड़ेंगी। जब वो जमा करा दोगे तो उस एप्लीकेशन को वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपके फार्म का इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे डिसाइड करेंगे। तो पहला जो आउटकम आ सकता है वो आ सकता है कि आपका अप्रूवल हो गया सर्टिफिकेट का, कि आपकी अप्रूव्ड है। दूसरा ये हो सकता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए, या नॉन कंप्लायंस की ज़रूरत पड़े, या वो डिनाई भी कर सकते हैं कि भाई आपके जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, उसको हम डिनाइड करते हैं, इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। फिर प्रोसेस का इंस्पेक्शन भी हो सकता है कि कौन सी, ये तो हमारा प्रोडक्शन होगा, प्रोसेस का मतलब जिसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज को क्लियर करते हैं, कि चेक करते हैं कि पेस्ट कंट्रोल है, वैल्यू एडिशन है, इंग्रेडिएंट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, रिकॉर्ड कीपिंग है, ऑडिट कंट्रोल है, सब ठीक ठाक है। तो इसी तरह यही प्रोसेस आपकी प्रोसेसिंग की सर्टिफिकेशन में चलेगी, और उसके बाद ये आउटकम आएंगे 5 की, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
अब टर्म आती है ग्रुप सर्टिफिकेशन की। ग्रुप सर्टिफिकेशन इंडिया जैसे देश में बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत से फार्मर हैं, वो स्मॉल होल्डर्स हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें कि इंस्पेक्शन की फीस, सर्टिफिकेशन की फ़ीस को वहन कर सकें। तो इनके लिए ग्रोवर ग्रुप सर्टिफिकेशन की प्रावधान है। इसके लिए ग्रोवर ग्रुप सर्टिफिकेशन के लिए जो मेन काम करता है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करता है। और ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड फार्मर एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव है, एनजीओ है, कंपनी है और एक्सपोर्टर्स का ग्रुप, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है? ये उस फार्मर के खेत पे जाता है, अलग अलग फार्मर के उनका डाटा इकट्ठा करता है, उनके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है और वो सारी जानकारी इकट्ठा करके हमारी सर्टिफाइंग बॉडी को हैंड ओवर करता है। तो जब हैंड ओवर करता है तो वो हमारी सर्टिफाइंग बॉडी केवल उन कागजों का अध्ययन करती है, वो धरातल पे नहीं जाते, क्योंकि वो काम इन्होंने लीगली जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं इनको दे रखा है। अब इसके बाद ये जो फार्मर्स का ग्रुप होगा ये 900 से 1000 तक हो सकता है, जिनकी एक जैसी फार्मिंग प्रैक्टिसेज हों, प्रोडक्शन सिस्टम हो और एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हों। तो इन सभी को 1000 या 900 फार्मर को 900 एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन काफ़ी है। और इन सबको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इंडिविजुअली शेयर करेंगे और फीस भी इनकी हर किसान की इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएगी, ताकि थोड़ी फीस में सबका काम चल जाए, उनमें बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है कि जो 4 हेक्टेयर यानी 10 एकड़ के फार्मर हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इस फार्मर ग्रुप में। जो ग्रोवर ग्रुप का सर्टिफिकेशन के लिए भेजते हैं उसमें मार्जिनल फार्मर्स भी होने चाहिए, सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स भी इसके अंतर्गत 50% के रूप में होने चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक जिसमें NPOP के स्ट्रक्चर, उसकी कार्यप्रणाली, सर्टिफिकेशन और ग्रुप सर्टिफिकेशन का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।